तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की। 12th क्लास का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में अभी तक देखो क्या क्या पढ़ रखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि सॉल्यूशन है क्या। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन, फिर सॉल्यूशन की कैटेगरीज में अलग अलग जो टाइप हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये तो बेस्ड ऑन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट पे। फिर हमने कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स जो हैं ऑलरेडी हम मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, उनको हमने रिवाइज किया यहाँ पे, है ना। फिर हम मोलैरिटी, ये सारे मोलैलिटी सब कुछ पढ़ा हमने। फिर हम आए सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की जो किसी सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे डिजोल्व हो सकती है, वो क्या होता है? हमारा सॉल्युबिलिटी होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड पढ़ा। सॉल्युबिलिटी अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सॉलिड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में और लिक्विड का लिक्विड में, ये तीन तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी पढ़ा, इसमें हमने ये देखा मैकेनिज्म क्या होता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। रेट ऑफ डिसोसिएशन जब रेट ऑफ एसोसिएशन के बराबर हो जाती है, उस समय जो अमाउंट होती है सॉलिड की लिक्विड में डिजोल्व, वो क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। फिर आता है टेम्परेचर का इफेक्ट। इसमें टेम्परेचर क्या इफेक्ट क्या आता है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्बिलिटी घटेगी। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगी। ये सब अपन ने पढ़ा। ये क्या है? सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता जब किसको डिजोल्व कर रहे हो? सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो। फिर अपन गए सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैसेस का जो सॉल्बिलिटी है, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा। तो क्या समझा यहाँ पे अपन? जब भी कोई गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के अंदर, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि उनकी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी दे दी तो कोई भी गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। फिर प्रेशर का इफेक्ट अपन पढ़ रहे हैं। प्रेशर के इफेक्ट में एक हेनरी लॉ आता है। हमने ये देखा कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो जो गैस पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड पे कोलाइड कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो संख्या, जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स अगर बढ़ रही है लिक्विड के सरफेस पे, तो लिक्विड के अंदर जो डिजोल्व होने वाले पार्टिकल्स, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है। किसकी? गैस की लिक्विड में। समझ में आई बात? तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने से, सॉल्युबिलिटी घटती है प्रेशर घटाने से। सॉल्युबिलिटी क्या है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। हेनरी लॉ क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सरफेस। फिर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को जो है वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम से ले सकते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन से भी ले सकते हैं। लेकिन हेनरी ने जो फॉर्मूला दिया वो क्या दिया? पी इज प्रोपोर्शनल टू काई, मोल फ्रैक्शन के साथ दिया। तो पी बराबर क्या हो गया? के एच इंटू काई हो गया। के एच क्या कहलाता है यहाँ पे? हेनरी लॉ कांस्टेंट कहलाता है। के एच की यूनिट जो प्रेशर की यूनिट है वही हो जाएगी। प्रेशर का इफेक्ट के एच पे क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जैसे सॉल्बिलिटी घटेगी तो के एच क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रेशर का के एच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन के एच चेंज किससे होगा? टेम्परेचर से होगा या नहीं होगा? समझ में आई बात? पी और काई के बीच में अगर कोई ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ का थीटा का टेन थीटा को क्या देगा आपको? केएस देगा। स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस काई ग्राफ दे देगा ये। अगर मल्टीपल गैसेस हैं तो यहाँ पे क्या यूज होगा? पार्शियल प्रेशर यूज होगा। क्वेश्चन किया सी एच के लिए, CO2 के लिए के एच दे रखा है, लेकिन के एच किसमें दे रखा है? ATM लीटर पर मोल में दे रखा है। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है? मोलैरिटी की यूज हो रही है। आपको के एच की यूनिट से पता लगाना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन रेयरली होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन का ही काम होगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब देखो, ऐसा ही हेनरी लॉ पे एक सवाल और करते हैं, उसके बाद में अपन वोलेटाइल लिक्विड वाले उसमें चले जाएंगे। देखो सवाल क्या है, ये जेई में पूछा हुआ सवाल है वैसे, लेकिन बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या है, के एच फॉर N2, के एच फॉर N2 गैस इन वाटर at 298 Kelvin is
1 इंटू 10⁵ ATM। क्या है देखो, KH N2 गैस के लिए वाटर में 298 केल्विन पे इतना दे रखा है, 1 इंटू 10⁵ ATM। KH की यूनिट क्या दे रखी है, ATM वाली दे रखी है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोल फ्रैक्शन वाला लगेगा ना, ये ध्यान रखना बात। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, द मोल फ्रैक्शन फॉर N2 इन एयर इज 0.8। अब देखो N2 का एयर में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, किसमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन N2 का, एयर के अंदर मोल फ्रैक्शन दे रखा है। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर। देखो सवाल क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर dissolved in 10 moles of water, 10 moles of water of 298 Kelvin and 5 ATM pressure, 5 ATM air pressure। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये जेई में पूछा गया था 2009 में, है ना। अब देखो नीट का लेवल जो इतना टफ हो चुका है कि जेई के सवाल हमें भी करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि जेई में पूछा गया तो नीट में नहीं पूछा जाएगा, जेई के सवाल हमें करने पड़ेंगे। तो ये सवाल है, हमें पता लगाना है कि 10 मोल जो वाटर होगा उसमें कितने N2 डिजोल्व है। देखो पहले तो सवाल को समझना, इस सवाल को समझना जरूरी है, उसके बाद में अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। देखो सवाल क्या है कि मान लीजिए ये कोई वाटर है, ये क्या है, वाटर, है ना, और बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है, N2, ये क्या है, एयर है, इस एयर में N2 मौजूद है, क्या है, N2 गैस मौजूद है। एयर का प्रेशर कितना दे रखा है, 5 ATM। और एक और चीज क्या दे रखी है कि इस एयर के अंदर N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8। देखो N2 का जो मोल फ्रैक्शन है किसमें दे रखा है, एयर के अंदर दे रखा है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, N2 का मोल फ्रैक्शन किसमें दे रखा है, एयर में दे रखा है। अब हमें पता क्या लगाना है कि जो वाटर है, वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स N2 डिजोल्व है, वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स N2 डिजोल्व है, और कितने वाटर में, 10 मोल्स ऑफ वाटर में, 10 मोल्स ऑफ वाटर में। ये सवाल देखो समझ में आया बात, कि पानी के जो 10 मोल है ना, उस 10 मोल के अंदर कितनी N2 के कितने मोल्स डिजोल्व हैं। और ऑप्शन भी देखो इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन भी मैं बता देता हूं, ऑप्शन अपन को टिक करना है सही। ऑप्शन एक दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ऑप्शन बी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। ऑप्शन सी दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। और ऑप्शन डी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि N2 के कितने मोल्स 10 मोल में डिजोल्व है। ठीक है, आई बात समझ लो। अब देखो ये निकालना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझ। हमें देखो निकालना क्या है, हमारे पास हेनरी का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू काई, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे काई क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, N2। अच्छा सॉल्यूट के तो मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, पर वो किस में दे रखे हैं, निकालना किस में है, यस ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये गड़बड़ होती है यहाँ पे। अब KH दे रखा है और काई N2 निकालना है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, N2 का क्या पार्शियल प्रेशर नहीं चाहिए। अगर N2 का पार्शियल प्रेशर मिल जाए, KH पता है, तो काई N2 आ जाएगा, और काई N2 आ जाएगा, तो काई N2 आ जाने के बाद में काई N2 तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर।
हमें वाटर के मोल कितने दे रखे हैं 10, तो क्या वाटर में N2 के नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे इस एक्सप्रेशन से? आएंगे नहीं आएंगे? KH पता है, N2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वाटर के मोल्स दे रखे हैं, हमें क्या पता होना चाहिए? केवल और केवल N2 का पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए एयर के अंदर। अब एयर का प्रेशर दे रखा है 5 atm। मैंने क्या बताया था कि जब बाहर मल्टीपल गैसेस हो तो हम कौन सा प्रेशर यूज करते हैं? पार्शियल। अब देखो पार्शियल प्रेशर कैसे यूज करेंगे? अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 का, किसका? N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो डाल्टन का एक पार्शियल प्रेशर का लॉ होता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर है उसमें उस गैस के मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि P N2 की वैल्यू कैसे आएगी? टोटल जो एयर प्रेशर है उसमें खाली N2 के मोल फ्रैक्शंस का क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए। केवल N2 के मोल फ्रैक्शन का टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दो तो किसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा? N2 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो N2 का पार्शियल प्रेशर देखो कितना आएगा, P N2 इज इक्वल टू काई N2। काई N2 कितना दे रखा है? 0.8 दे रखा है एयर के अंदर। देखो मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो 80% जो है ना टोटल प्रेशर, इसको ऐसे भी समझना, जो एयर के अंदर 80% कौन है? नाइट्रोजन। तो प्रेशर का 80% कौन कंट्रोल करेगा? नाइट्रोजन। तो टोटल प्रेशर कितना है अपना? 5 atm है ना, तो 5 atm में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 0.8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगा? 4 atm आ जाएगा किसका? N2 का पार्शियल प्रेशर। N2 का पार्शियल प्रेशर आया है लिक्विड की सरफेस के ऊपर। अब पार्शियल प्रेशर आ गया तो सवाल आसान है। तो देखो ये है 4 atm। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, P N2 हो गया अपने पास 4 atm, KH की वैल्यू है 1 × 10⁵ और काई N2 क्या हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय, अब देखो H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 10। N2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑप्शन से पता चल रहा है -4 -5 -4 -6 ऐसा है। तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स 10 से क्या होंगे? बहुत 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 ज्यादा कम होंगे, ये बात तो फिक्स है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या देते हैं? N2 के नंबर ऑफ मोल्स को इग्नोर कर देते हैं, नीचे किसके ले लेते हैं? केवल और केवल वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि N2 के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या होंगे? वाटर के 10 नंबर ऑफ मोल्स से बहुत बहुत ज्यादा कम होंगे। तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो देखो N2 के नंबर ऑफ मोल्स नीचे वाले इग्नोर कर दिए, खाली ऊपर वाले रख लिए। तो इसको देखो सॉल्व जब करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, कितना रह गया? 10⁴ रह गया। 10⁴ उधर जाएगा तो जो N2 के नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने आ जाएंगे? 4 × 10⁻⁴ मोल्स आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? और यही क्या है? हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट। जेई 2009 में पूछा गया था। समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इससे देखो अपन को क्या पता चलता है इस सवाल से? इस एक सवाल से आप ये सीखते हो कि अगर आपको टोटल मोल्स दे दिया जाए गैस के तो उसके पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है ना? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं? टोटल जो भी प्रेशर है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? उस गैस के मोल फ्रैक्शन का। समझ आई बात? ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, ये वाला लॉ, कि अगर आपको किसी गैस का टोटल प्रेशर दे रखा है और उसमें से आपको किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करोगे? उस गैस के मोल फ्रैक्शन का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आई बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर्मूले का हमने यूज किया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये एक हेनरी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए एक हेनरी का सिंपल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर अपन को कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला जो प्रोसेस है उसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है। क्या है? पानी। पानी देखो कितने ग्राम है, 180 ग्राम वाटर। 180 ग्राम क्या है? वाटर है। समझ में आई बात? अब इसके ऊपर हमने कोई CO2 गैस ले ली। हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगा के इसके ऊपर CO2 गैस ले रहे हैं और इस पिस्टन से प्रेशर जो है मेंटेन कर रहे हैं। ये देखो पिस्टन लगाया हमने यहाँ पे, इस पिस्टन की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक CO2 गैस ले लेते हैं। ये CO2 गैस है। किसी समय ये देखा गया कि इस CO2 गैस का जो टोटल प्रेशर है, गैस केवल एक ही है, कौन सी? CO2, और बाकी दूसरी गैसेस नहीं है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर वाला वो कोई पंगा है नहीं अपना, अपन को तो टोटल वाला प्रेशर ही काम में लेना है। तो यहाँ पे CO2 गैस है जिसका प्रेशर दे रखा है, मान लो 4 atm। कितना दे रखा है? 4 atm ही दे रखा है। 4 ना करके 8 atm कर लेते हैं, चलो थोड़ा और ज्यादा प्रेशर है। ये है मान लो 8 atm। ठीक है, और हमें क्या वैल्यू दे रखी है? KH वैल्यू ऑफ CO2 इन वाटर। CO2 की वाटर के लिए जो KH वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है कोई, ये दे रखी है कोई 4 इंटू 10⁵ atm के करीब। जैसे ये दे रखी थी ना 1 इंटू 10⁵ atm, तो ये दे दी 4 इंटू 10⁵ atm दे रखा है हमको KH वैल्यू CO2 का वाटर के अंदर। अब आपको पता लगाना है कि इस कंडीशन के लिए जो CO2 पानी में डिजोल्व होगी, CO2 के कितने ग्राम पानी में डिजोल्व है, हाउ मच CO2, हाउ मच CO2 किसमें, इन ग्राम में पता लगानी है, ग्राम डिजोल्व इनटू 180 ग्राम ऑफ वाटर एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 180 ग्राम पानी में CO2 के कितने ग्राम डिजोल्व हैं, ये पता लगाना। ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस इसमें हेनरी लॉ और कंसंट्रेशन टर्म्स उनका यूज करना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, P इज इक्वल टू KH इंटू काई। KH दे रखा है, P दे रखा है, KH दे रखा है। काई की वैल्यू निकालने हैं सबसे पहले। तो जो काई ऑफ CO2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रेशर में KH का डिवाइड कर दिया। प्रेशर कितना है? 8 atm है, और ये कितना है? 4 इंटू 10⁵। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे? 2 इंटू 10⁻⁵ मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, किसके? CO2 के। अब CO2 के मोल फ्रैक्शन ही है, यानी कि ये क्या हो गया, N ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ वाटर। यही तो होता है नहीं होता? होता है ना। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁴ कितना है, -5 है, यानी कि ये क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम। यानी कि H2O के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, H2O के नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने हैं इस क्वेश्चन में, कितने हैं? 180 डिवाइडेड बाय 18 कितना है? क्या 10 मोल्स नहीं है पानी के? पानी कितना है? 10 मोल पानी है। 180 ग्राम पानी है ना, तो कितना हो गया? 10 मोल पानी हो गया। अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, NCO2 प्लस NH2O को लगभग किसके बराबर ले लेते हैं, NH2O के बराबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा
कम आने वाले हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, -5 है ना, तो ये CO2 के नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली क्या है, बहुत कम। तो 10 से तो क्या होंगे, बहुत कम ही होंगे, -5 -3 ऐसे कुछ होंगे, -4 होंगे, तो उसको इग्नोर कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। और यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत जगह पे अपन इग्नोर करेंगे, आगे भी करेंगे राउल्स लॉ में भी। तो इसकी देखो वैल्यू कितनी आ गई, अगर CO2 के नंबर ऑफ मोल्स देखें तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय NCO2, तो उसको इग्नोर कर दिया, खाली NH2 कितना हो गया 10। तो यहाँ से CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 × 10⁻⁴ ये CO2 के नंबर ऑफ मोल्स आए नहीं है, बताओ ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाता है, अगर मोल्स दे रखे हो और उसको मास में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाता है, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल से किस में पहुंचना है, मास में पहुंचना है, तो क्या करेंगे, अगर गिवन मास हो मोल्स निकालने हो तो मोलर मास का डिवाइड कर दिया, मोल्स दे रखे हो तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा ना। तो हमें ये चेक देखना है कि मास ऑफ CO2 कितना है, तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 88 × 10⁻⁴ ग्राम, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.8 × 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, या फिर ये कितना हो जाएगा 8.8 मिलीग्राम, होएगा नहीं होएगा, आया आंसर। तो कितना हो जाएगा 8.8 मिलीग्राम, इतना CO2 ग्राम में डिजोल्व है किसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर। एट 8.8 मिलीग्राम CO2 डिजोल्व है। क्लियर है सवाल, एक एक स्टेप। पिछले वाले सवाल में मल्टीपल गैसेस थी तो हमें पार्शियल प्रेशर N2 का चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या केवल CO2 गैस ही है, तो हमने टोटल प्रेशर ही यूज कर लिया, उसमें पार्शियल की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे देखो हेनरी के सवाल होते हैं, हेनरीज लॉ। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ जो है इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या मतलब है एप्लीकेशन का, कि इसका यूज कहां करते हैं। देखो यूज बहुत जगह करते हैं। सबसे पहला यूज हो गया इन कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज, समझ में आया। अपन को CO2 ज्यादा डिजोल्व करनी है, ये एक फिक्स अमाउंट डिजोल्व करनी है। देखो CO2 ज्यादा डिजोल्व होगी तो हो सकता है कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बिगड़ जाए, लेकिन एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर वाला एकदम कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट क्रिएट करना है मान लो कंपनीज को, तो किसको हायर करेंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री में MSc BSc कर रखी होगी उन्हीं को हायर करेंगे ना, कि आओ मेरी कोल्ड ड्रिंक वाला धंधा संभालो, ग्राहक परेशान कर रहा है कि इसमें तो यार गैस ही कौन ही, यही में गैस ज़्यादा है। तो अपन को तो क्या करना है, परफेक्ट टेस्ट वाली अगर कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो CO2 कितने ग्राम डिजोल्व है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए ना। तो उसके हिसाब से कोई प्रेशर वगैरह को मेंटेन करेगा, और कौन करेगा, जिसको जिसने ये सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा हो, नहीं क्या। तो यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन तो क्या है, इन कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज। सबसे पहला एप्लीकेशन इन कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज।
तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज में बढ़िया एप्लीकेशन होता है। दूसरा एप्लीकेशन देखो, दूसरा एप्लीकेशन है पानी के अंदर जो स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का टंकी लेके जाते हैं, है ना, स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स क्या करते हैं, पानी की टंकी अपने साथ लेके, वो पानी की नहीं, पानी तो बहुत है वहां पे, ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन की टंकी लेके जाते हैं साथ में। अब देखो पानी के अंदर जब जाएंगे गहराई में, जब कहाँ जाएंगे वो, पानी के अंदर जब गहराई में जाते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है पानी का, बढ़ता जाएगा ना। भाई फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, या डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब देखो प्रेशर जब बढ़ेगा तो P इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू काई। अब स्क्यूबा डाइवर्स क्या लेके जा रहे हैं, पानी की टंकी, गैस की टंकी लेके जा रहे हैं, जिस गैस में क्या हो जानी चाहिए, O2। कोई सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए हमको, O2, ऑक्सीजन चाहिए, तो O2 लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा, हमने मास्क लगा रखा है, उस मास्क से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ये प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन होगा हमारे ब्लड में डिजोल्व होने वाला, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो हमारे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी ना। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, तो उससे क्या होंगे, उससे क्या होगा, ब्लड के फफोले बनने लगते हैं, इसकी कोई डिजीज भी होती है, आप बायो में आपको पता होगा। ज्यादा डिजोल्व होगी तो क्या होगी वो, ऐसे गुब्बारे फूल के बाहर निकलेंगे ना, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है ना, ये कोई डिजीज बोलते हैं, ये होने लगती है। तो आप ऑक्सीजन जो भर के लेके गए हो, अगर उसी प्रेशर की ऑक्सीजन को अगर आप ब्रेथ में काम में ले रहे हो पानी के अंदर जाके, जहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो, क्योंकि ब्लड क्या लिक्विड ही तो है, आपने सांस में ली, फेफड़े में गई, तो आपके अंदर का प्रेशर भी तो बढ़ गया ना। आपकी बॉडी जो है वो कैपेबल क्या है, 1 एटीएम प्रेशर पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व करने के लिए कैपेबल है, लेकिन नीचे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो डिजोल्विंग अमाउंट है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 इन ब्लड, ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ने लगती है, जो कि बहुत डेंजर हो जाता है। ऑक्सीजन बढ़ना भी नहीं चाहिए ब्लड में डिजोल्व, है ना, उससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको कम कैसे करें, प्रेशर को तो कम करने से रहे, भाई पानी है तो पानी तो अपना फ्लूइड है, जो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो प्रेशर को कम कर नहीं सकते। हमारे हाथ में क्या होता है कि हम क्या कम करें, जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो कम कर दे, है ना। अच्छा देखो, जो प्रेशर है वो कम नहीं कर सकते, लेकिन अपन पार्शियल प्रेशर तो कम कर सकते हैं ना। भाई ये प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब ऑक्सीजन को पार्शियल प्रेशर अगर कम करना है, तो जो गैस की टंकी है हमारी, उसमें PO2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर है गैस का, उसमें क्या करेंगे, O2 के मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आप क्या करो, O2 के साथ में जो XO2 है वो क्या होगा, देखो O2 के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय O2 के नंबर ऑफ मोल्स प्लस दूसरी जितनी भी गैसेज है उनके नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि हम क्या करेंगे, O2 का पार्शियल प्रेशर कम करने के लिए हम जो हमारा जो टंकी है, इस टंकी के अंदर O2 के अलावा दूसरी गैसेस भी क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, जो दूसरी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स जब नीचे वाले पार्ट में ऐड होंगे ना, तो O2 के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो O2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कम। O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो O2 जो ब्लड में डिजोल्व होने वाला है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्क्यूबा डाइवर्स जो है, ये जो बीमारी हो जाती है ना फफोले होने वाली, उससे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब देखो, जो दूसरी गैसेज है वो कौन सी डिजोल्व करें, जो हमारे ब्लड में जाकर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तो नॉन रिएक्टिव गैसेज अपन काम में लेते हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेज में कौन सी काम में ले लेते हैं, हम डाइल्यूटेड हीलियम काम में लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या काम लेते हैं, डाइल्यूटेड हीलियम काम में ली जाती है। तो डाइल्यूटेड हीलियम, डाइल्यूटेड
हीलियम इज यूज्ड टू रिड्यूस partial pressure of oxygen in tank. Partial pressure of oxygen in tank. क्योंकि हीलियम वगैरह क्या ये नोबल गैसेज होती है ना, नॉन रिएक्टिव, वरना कोई दूसरी गैस यूज कर लेते आप तो क्या होगी, आपके ब्लड में जाके रिएक्ट कर जाती, तो फिर कोई दूसरी बीमारी हो जाती। हीलियम अंदर जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, वो वापस भी बाहर आ जाएगी, रिएक्ट नहीं करेगी। और डाइल्यूटेड हीलियम लेते हैं, और डाइल्यूटेड हीलियम देखो क्या होती है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन डाइल्यूटेड हीलियम में क्या होता है देखो 11.7% तो होता है, 11.7% तो होती है हीलियम इसमें, और नाइट्रोजन भी देखो कुछ हद तक नॉन रिएक्टिव है, तो 56.2% इसमें लेते हैं नाइट्रोजन, और फिर बाकी का जो रेस्ट ऑफ परसेंटेज है 32.1% वो ले लेते हैं O2। ये डाइल्यूटेड हीलियम जो होती है वो टंकी में भरी जाती है, जिसमें 32% के करीब ऑक्सीजन होती है, 56% के करीब नाइट्रोजन होती है, और 11% के करीब क्या होती है, हीलियम होती है। हीलियम और नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, तो ये नॉन रिएक्टिव होकर बाहर ही आ जाती है सीधी अपने आप ही, जो अंदर और बाहर जाने का काम करती है। बस हमारा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हम मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो स्क्यूबा डाइवर्स की ये कहानी है। इसमें प्योर क्या हो रहा है, हेनरी लॉ यूज हो रहा है ना, बिना हेनरी लॉ के हम ऑक्सीजन की टंकी उठाई और पानी में कूद जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर पता चला कि काम हो गया। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड हीलियम यूज की जाती है उस टैंक के अंदर। क्लियर। तो ये स्क्यूबा डाइवर्स में एक बड़ा एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, नोट कर लिया ये। नेक्स्ट देखो तीसरा एप्लीकेशन है, जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, एट हाइट्स, वाई बॉडी, मतलब एट हाइट्स बॉडी जो होती है वो एनॉक्सियस फील करती है। क्या आने लगते हैं बॉडी को, क्या आने लगते हैं, बॉडी को चक्कर आने लगते हैं, आने लगते हैं ना, एनॉक्सियस यानी कैसे, ऐसे फील करने लगती है। कभी पहाड़ों पे गए हो, ऊंचे पहाड़ों पे नहीं गए होंगे, थोड़े थोड़े बहुत ऐसे ऋषिकेश हरिद्वार टाइप पे गए होंगे, वहां पे भी नहीं गए, दोहरा तो चढ़िया औलाद है, दोहरा तो चढ़िया उसी, दोहरा तो कितना 10-15 फीट रहा है। और पहाड़ जो होते हैं ना, जो 2-3 किलोमीटर हाइट पे, 5 किलोमीटर हाइट पे, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो हाई हाई एल्टीट्यूड जो माउंटेन्स होते हैं, जब उस पर कोई व्यक्ति चढ़ता है, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, एयर का प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है ना। हाइट पे एयर का प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब एयर का प्रेशर कम होएगा तो जो पार्शियल प्रेशर O2 का वो भी क्या होगा, कम। पार्शियल प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड में डिजोल्व होने वाली ऑक्सीजन है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम। भाई ये डिक्रीज होगा तो ब्लड में डिजोल्व होने वाली O2 भी क्या होगी, कम होगी ना। भाई आप बायो वाले बच्चे जो है ना, उसके लिए तो ये हेनरी लॉ और ये सॉल्यूशन चैप्टर एकदम वरदान है। आपकी पूरी MBBS, आपकी पूरी डॉक्टरी जो है आगे की, इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है, अगर आप बहुत गहराई में उतर के ट्रीटमेंट करना चाहते हो पेशेंट का तो। क्योंकि ड्रग्स वगैरह देते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन देते हैं, तो उसमें सब में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन पेट के अंदर जाके डिजोल्व होना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होना, ये सारी चीज़ें काम आती है। कोई कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया, तो वहाँ पे वेंटिलेटर का प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर बाहर जा रही है, तो उसमें आपका हेनरी लॉ के बारे में पता होना जरूरी है ना, नहीं क्या, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो देखो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हाइट पे ऑक्सीजन का कम होगा, तो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन ब्लड में कम होंगे, ब्लड में ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कम होंगे, तो आगे की बायोकेमिस्ट्री आप सारी जानते ही हो। ऑक्सीजन में अगर ब्लड कम डिजोल्व होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन कम होगा, बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन कम होगा, ATP, और वो नहीं होता ग्लूकोज फॉर्मेशन से ATP बनती है, ATP ADP कम बनेंगे, ATP ADP कम बनेगा तो बॉडी के अंदर ताकत नहीं रहेगी, थकने लगेगी बॉडी। तभी ये जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं
वो थोड़ी हाई एल्टीट्यूड पर है, तो वहाँ पे जो आर्मी पर्सन्स वगैरह वो क्या लेके रखते हैं, ऑक्सीजन का टैंक भी साथ में रखते हैं, कि किसी कोई बेहोशी वगैरह आ रही है तो उसको टैंक से ऑक्सीजन दे देते हैं, है ना। तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन ब्लड में कम डिजोल्व होती है। तो ये तीसरा एप्लीकेशन आप ऐसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, हेनरी लॉ को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये देखो था हेनरी लॉ, समझ में आया हेनरी लॉ पूरा। अब यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। हेनरी लॉ के हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन भी देख लिए, हेनरी लॉ को थ्योरेटिकली भी समझ लिया, हमने हेनरी लॉ के हर तरह के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं हम सॉल्युबिलिटी की, जो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। हम लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं, और इसमें भी देखो एक बड़ा स्पेशल टाइप का लिक्विड है ये। कौन सा लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड। तो पहले तो यही समझते हैं साहब कि ये वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड क्या है, ये समझते हैं पहले तो, है ना। उसके बाद आगे की बात, सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा पहले, फिर गैस इन लिक्विड पढ़ा, और तीसरा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। और लिक्विड में भी कौन सा, वॉलेटाइल लिक्विड, दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है ना। और कभी कभी हो सकता है एक नॉन वॉलेटाइल हो एक वॉलेटाइल हो, पर पहले तो वॉलेटाइल है क्या, है ना। देखो वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, है ना, घर पे जब पानी की टंकी भर जाती है तो क्या करते हैं, जब देख के आके तो पानी है, देखने जाते हैं ना, तो जैसे ही अपन पानी की टंकी का ढक्कन ऊपर उठाते हैं तो ढक्कन के नीचे क्या होता है, पानी की वेपर होती है ना, पानी की बूंदे होती है। बहुत देर तक आपकी पानी की बोतल यहाँ पे पड़ी रहती है, तो पानी की बोतल को आप खोलते हो ढक्कन को, तो ढक्कन के नीचे क्या होगा, पानी होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो जो आपकी कुंडी है उसमें तो पानी बहुत नीचे था, है ना। मान लो ढक्कन यहाँ लगा हुआ है, ढक्कन यहाँ लगा हुआ है और पानी तो बहुत नीचे है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब ढक्कन तक पानी कैसे पहुंचा होगा, उड़ के पहुंचा होगा। ध्यान से समझना, देखो वोलेटाइल मतलब क्या है, वेपर फॉर्मेशन, ये क्या होता है, पानी उड़ के पहुंचा होगा ना। अब पानी उड़ता तो कब है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट पानी की टंकी का क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं होता। फिर भी क्या हो रहा है, पानी उड़ रहा है। तो देखो गैस में और वेपर में यही डिफरेंस होता है। गैस में तो क्या होता है कि पूरा लिक्विड क्या बन गया, एकदम गैस उड़ गया। और वेपर क्या होता है कि जो भी पानी होता है हमारा, या फिर कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड जो होता है, रूम टेम्परेचर पे जब वो वेपर फॉर्म कर रहा हो, रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहा हो, वेपर। अब देखो वेपर फॉर्म कैसे होती है उसका भी प्रिंसिपल समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है गहराई में। पहले तो वॉलेटाइल लिक्विड की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा लिक्विड, द लिक्विड विच कैन फॉर्म वेपर ओवर इट्स लिक्विड सरफेस एट रूम टेम्परेचर। द लिक्विड्स, द लिक्विड which can form vapor at room temperature over its surface, liquid surface। तो ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे अपने लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या बना सकते हैं, वेपर बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड कहलाते हैं। समझ में आई बात है। अब ये वेपर फॉर्म कैसे कर रहे हैं, जब अपन जानते हैं कि पानी तो भाई 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये कम जो रूम टेम्परेचर हमारा नॉर्मली कितना 20 25 30 45 डिग्री, उस पर भी कैसे उड़ पा रहे हैं।
तो होता क्या है कि देखो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। जितने भी पानी के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। अब कुछ ऐसे पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो क्या करेंगे, पानी के अंदर नहीं टिकेंगे ना। भाई पानी है तो पानी मान लो 30 डिग्री का है, पर 30 डिग्री क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर है। 30 डिग्री क्या है उसका एवरेज टेम्परेचर। उस पानी के अंदर 30 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है, तो हो सकता है कोई मॉलिक्यूल 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हो सकता है कोई मॉलिक्यूल 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हो सकता है कोई मॉलिक्यूल 60 का, हो सकता है कोई 100 का भी मौजूद हो। हालांकि उनकी संख्या क्या होगी, कम। तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी के अंदर थोड़ा रहेंगे, वो तो क्या होंगे, उड़ जाएंगे ना। जैसे मैं किसी क्लास का एग्जाम लूँ और 100 नंबर का मैंने पेपर बनाया, तो 100 नंबर पेपर बनाया तो जो मोस्ट ऑफ द बच्चे वो कितना स्कोर करेंगे, 60 65 या 50 के आसपास, 50 से 60 के बीच में एवरेज स्कोर करेंगे ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 100 में से 100 लाने वाला कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता है। 100 में से 0 लाने वाला भी कोई हो सकता है। तो पानी का जो टेम्परेचर है वो एक एवरेज टेम्परेचर होता है। उसमें उस एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाले भी मॉलिक्यूल होंगे और उस एवरेज टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले भी मॉलिक्यूल होंगे। तो उस एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो पानी के अंदर नहीं टिकेंगे और पानी से उड़ के बाहर आ जाएंगे ना। और वही क्या फॉर्म करेंगे, वेपर फॉर्म करेंगे। समझ में आई बात। तो वेपर इस तरह से फॉर्म होती है, सिंपल। तो किसी भी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या मिलती है अपन को, वेपर मिल जाती है। और ऐसे लिक्विड जो वेपर बनाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे वो क्या कहलाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड कहलाते हैं। समझ में आई बात। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं। अब ये जो वेपर है, ये वेपर जो प्रेशर लगाएगी, ये वेपर क्या लगाएगी, प्रेशर। इसको बोलते हैं वीपी। ये जो वेपर प्रेशर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, वीपी, है ना। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर लगाती है लिक्विड की सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो एक और डेफिनेशन क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये हो गया वीपी। वेपर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ओवर इट्स एट फिक्स टेम्परेचर। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जो लिक्विड की, वॉलेटाइल लिक्विड की वेपर है, वो उसके ऊपर जो प्रेशर लगाती है वही क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर क्या है, यह है प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, वेपर ऑफ लिक्विड ओवर ओवर इट्स सरफेस एट एनी फिक्स टेम्परेचर, एट एनी फिक्स टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर फिक्स क्यों किया है मैंने, टेम्परेचर क्यों फिक्स किया है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर फॉर्म करेंगे ना। तो इसलिए मैंने फिक्स टेम्परेचर कर दिया कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही है वही क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखना है कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। वेपर प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, एट फिक्स टेम्परेचर। किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी वोलेटाइल लिक्विड की जो वेपर उसके ऊपर जो प्रेशर लगाती है ना, यहाँ पे वोलेटाइल वर्ड भी यूज हो जाना चाहिए, वेपर ऑफ वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। ये क्या होता है अपना, वेपर प्रेशर होता है। आई बात समझ में। अब देखो वेपर प्रेशर जो है वाकई में है क्या, उसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, समझे। जैसे कोई भी लिक्विड है, मान लो मैं पानी को ही ले लेता हूं। देखो पानी जो है H2O है, मान लो H2O लिक्विड स्टेट में है,
लिक्विड से किस में जा रहा है वो, H2O, वेपर फेज में जा रहा है ना, वेपर फेज में जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वेपर फेज में गए तो वापस वेपर से कंडेंस होके वापस क्या हो जाएंगे वो लिक्विड में। जैसे लिक्विड से वेपर फेज में जाना ये तो कहलाता है वेपराइजेशन, क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। लेकिन वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये दोनों प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ चलती रहती है। ये दोनों प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ चलती रहती है। जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाती है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तब हमारा वेपर प्रेशर डिफाइन होता है। समझ में आई बात। तो यहां पे वेपर प्रेशर जो है डिफाइन कब किया जाता है, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। कब डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं। समझ में आई है बात। अब ध्यान से समझना देखो इस बात को। अगर मैं इस रिएक्शन का केपी लिखूं, क्या लिखूं, केपी, केपी और केसी पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी अगर लिखना हो तो केपी में क्या लिखूंगा, केपी में क्या आता है, केवल प्रेशर काम में आता है। तो केपी बराबर क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2O प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2O एट लिक्विड साइड। लेकिन लिक्विड का कोई प्रेशर होता है क्या, नहीं होता। तो केपी में क्या आ जाएगा, केवल H2O के वेपर प्रेशर को ही काम में लेंगे, नहीं लेंगे, लेंगे ना। इसका मतलब वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट हो जाएगा बहुत बड़ा, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड is equal to equilibrium constant। वेपर प्रेशर किसके बराबर है, किसी वोलेटाइल लिक्विड का, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। किसका फंक्शन होता है, तो वेपर प्रेशर भी किसका फंक्शन होगा, केवल और केवल टेम्परेचर का होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is function of only temperature, so vapor pressure is also only function of किसका, टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। समझ में आई बात। तो ये वेपर प्रेशर की कहानी है। और भी वेपर प्रेशर की कहानी को आगे एक्सप्लोर करेंगे, और भी वेपर प्रेशर के बारे में चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, राउल्ट्स लॉ वगैरह सब कुछ अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, ओके।